4 बजे की पहली बड़ी खबर। लखनऊ में व्यापारी सम्मेलन में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आज जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करने का काम कर रही है। अब धीरे धीरे बीजेपी के नेताओं की भाषा बदलेगी। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए एसपी सुप्रीमो ने कहा आज महंगाई की वजह से हर वर्ग परेशान है। इस बार यूपी में योग्य सरकार बनेगी। हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर इस वक्त की, दूसरी बड़ी खबर यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ी, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा यूपी के युवा हाथों में मोमबत्तियों का उजाला लेकर आवाज उठा रहे थे कि रोजगार दो, लेकिन योगी जी की सरकार ने उन युवाओं को लाठियां दी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, रोजगार के हक की लड़ाई की लौ बुझने मत देना। तीसरी बड़ी खबर 4 बजे की, छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने भी योगी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी। जब भाजपा वोट मांगने आए तो यह बात याद रखना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेकर लिखा, बीजेपी राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आज युवा कह रहा है नहीं चाहिए भाजपा। चौथी बड़ी खबर, गोवा विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने गृह आधार योजना में 1,500 की जगह 2,500 रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा जिन महिलाओं के लिए गृह आधार योजना नहीं है उन्हें 1,000 रुपए देंगे। पांचवी बड़ी खबर 4 बजे की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शिक्षकों का धरना हुआ, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा दिल्ली के गेस्ट टीचर्स से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा दिल्ली के सरकारी स्कूल गेस्ट टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने नारेबाजी की, कहा ऊंची दुकानें फीकी पकवाने। छठी बड़ी खबर 4 बजे की, कांग्रेस के गढ़ राजस्थान में अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर पहुंचे अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो में फूलों की वर्षा होती रही। अमित शाह अब सीतापुरा स्थित जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। 7वीं बड़ी खबर इस वक्त की, अगली बड़ी खबर जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में हुए शामिल। अमित शाह के सामने बीएसएफ जवानों ने दमखम का प्रदर्शन किया। अमित शाह ने श्वान दस्ते, अश्व दस्ते, ऊंट दस्ते की भी सलामी ली। अमित शाह ने बीएसएफ जवानों का जोश बढ़ाया। कहा बीएसएफ जवान अदम्य साहस के उदाहरण है। इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लखनऊ में अमरीश त्यागी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अमरीश त्यागी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव मैनेजमेंट संभाल चुके हैं। बड़ी खबर एक और, 9वीं बड़ी खबर 4 बजे की, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश की चिंता बढ़ने वाली है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिल चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के पहले मरीज मिलने की पुष्टि की। संक्रमित व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके संपर्क में आए 4 लोगों का भी टेस्ट किया गया। अब 10वीं बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के एलएनजेपी में भर्ती ओमिक्रॉन के 12 संदिग्ध मरीजों में नहीं मिला है ओमिक्रॉन। यह अच्छी खबर सामने निकल के आई। आज एलएनजेपी में 4 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। सभी मरीज रिस्क श्रेणी देशों से आए हैं और एयरपोर्ट पर हुई कोरोना टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें एयरपोर्ट पर हो रहे आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें सीधे एलएनजेपी लाया जा रहा है। अब चलिए नजर इस वक्त की 11वीं बड़ी खबर पर। देश में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया। 23 नवंबर को दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा था यह शख्स। देश में ओमिक्रॉन के अब तक ऐसे में कुल मिलाकर के 5 मरीज हो चुके हैं। कर्नाटक में 2, गुजरात में 1, दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 1 शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। अब अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। 12वीं बड़ी खबर इस वक्त की, ओमिक्रॉन संक्रमण के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक न लगने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है।
रिस्क श्रेणी देशों से आ रहे लोगों पर सख्ती की जा रही है। शिवपुरी पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पूरे टेस्ट के बाद ही लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब नजर अगली बड़ी खबर, 13वीं बड़ी खबर पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मरीजों वाले कर्नाटक के एक नर्सिंग स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। कर्नाटक के शिमोगा में एक प्राइवेट नर्सिंग स्कूल में 29 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। शिमोगा के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रैंडम सैंपलिंग में ये छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। शिमोगा प्रशासन ने हॉस्टल को अब सील कर दिया है। अब चलिए नजर 4 बजे की 14वीं बड़ी खबर पर डालते हैं, जो कर्नाटक से है। कर्नाटक में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण मिलने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के अधिकारी के मुताबिक नए वेरिएंट के मिलने के बाद 10 से 15 दिन से लोग भारी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रहे हैं। 18+ वाले अब पहले के मुकाबले ज्यादा तुलना में पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 15वीं बड़ी खबर 4 बजे की। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश के लिए अच्छी खबर है। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को इस बाबत बधाई दी। मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा, हिंदुस्तान को बधाई, यह बहुत गर्व का क्षण है क्योंकि 50% से अधिक आबादी को अब पूरी तरीके से टीका लगाया जा चुका है। इस पर नजर रहेगी। अगली बड़ी खबर 16वीं इस वक्त की बता दें आपको, 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सभी वयस्क लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। बिलासपुर एम्स में कोविड-19 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा, खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मनसुख मांडविया बोले, कोविड टीकाकरण में हिमाचल ने कमाल किया है, जनता और सरकार में बेहतर तालमेल नजर आया। अब आइए नजर 17वीं बड़ी खबर पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में आयोजित कोविड वैक्सीनेशन वॉरियर्स के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा, अगले 6 महीने में यहां एम्स अस्पताल तैयार होकर लोगों को समर्पित होगा। पहले हमें पीजीआई, चंडीगढ़ और दिल्ली एम्स जाना पड़ता था, अब 6 महीने बाद आपको कहीं नहीं जाना है। अगली बड़ी खबर 18वीं, भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 8,895 नए मामले सामने आ चुके हैं। 7,000 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12.5 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट इनका किया गया। भारत में कुल एक्टिव केसेस की संख्या ऐसे में 99,155 है। केरल की बात करें, अब भी सबसे ज्यादा मरीज केरल से सामने आ रहे हैं। एक दिन में 4,557 नए कोरोना मरीज आज भी सामने आए। अगली बड़ी खबर नागालैंड से, 19वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागालैंड में स्थानीय लोगों की मौत के बाद तनाव है। सेना ने अपनी गलती मानी है। उग्रवादी समझकर सेना ने फायरिंग की थी। सेना के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर नागालैंड के एक ऑपरेशन में इन लोगों की मौत हुई, पर गलती से गलत लोग मारे गए। सेना ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। औपचारिक प्रेस रिलीज जारी करके कहा, मौतों की हाई लेवल जांच की जाएगी। अब अगली बड़ी खबर नागालैंड से ही आपको बता दें, बीती रात ग्रामीण एक पिकअप ट्रक से घर लौट रहे थे। उस दौरान गलत खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने उग्रवादी समझकर पिकअप ट्रक पर फायरिंग कर दी। नागालैंड में हुई घटना पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट करके कहा, क्योंटिंग में नागरिकों की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत निंदनीय है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने ट्वीट करके कहा, उच्च स्तरीय एसआईटी मामले की जांच करेगी, देश के कानून के अनुसार न्याय दिलाएगी। इस खबर पर नजर रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर इस वक्त की 21वीं, अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना देखने को मिला। कहा, अब अखिलेश को अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश अली जिन्ना कहूंगा। यूपी की सियासत में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सियासी दलों के एक दूसरे पर हमले जारी है। पहले जिन्ना और पटेल, फिर मथुरा काशी के बाद अब नाम को लेकर जंग छिड़ी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अब मैं अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। उन्होंने दावा किया, अखिलेश अली जिन्ना के साथ पिछड़ा वर्ग नहीं खड़ा होगा। अब आइए 22वीं बड़ी खबर चुनाव से ही जुड़ी आपको बता दें। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। 7 दिसंबर को दरअसल गोरखपुर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी खाद कारखाने और एम्स का लोकार्पण यहां पर करने वाले हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद भी सुनी। कहा, लोगों को हर हाल में न्याय मिलेगा। अब आइए 23वीं बड़ी खबर बीजेपी की चुनावी रैली से जुड़ी। यूपी चुनाव को लेकर अगले हफ्ते बीजेपी दम भरेगी। 6 बड़े नेता अगले हफ्ते चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा,
इसके अलावा अमित शाह समेत 6 बड़े नेता यूपी में रैली करेंगे। बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश को रैली से कवर करेगी बीजेपी और 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड में बड़े नेताओं की रैलियां भी होंगी। अब एक और बड़ी खबर 24वीं दिग्विजय सिंह से जुड़ी। मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर आज जमकर हमला बोला। कहा सिंधिया ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, जब तक रहे जमकर कांग्रेस का फायदा उठाया। इतना ही नहीं, दिग्गी राजा ने यह भी कहा कि इस बात का इतिहास साक्षी रहा है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी पे गद्दारी करती है। सिंधिया पर हमला बोलते हुए दिग्गी राजा ने यह भी कह दिया, एक एक विधायक का 25-25 करोड़ लेकर पार्टी से सिंधिया ने इस्तीफा दिया। अब 25वीं बड़ी खबर पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने उधम सिंह नगर के काशीपुर में 137 करोड़ के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले सीएम धामी ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, पिछले 5 साल में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी गई। अपने 5 माह के शासनकाल में हमने 500 से अधिक फैसले लिए, हमने हर क्षेत्र के लिए फैसले लिए हैं। अगली बड़ी खबर 26वीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे सरकार। जिहाद को लेकर आजाद ने कहा, असली जिहाद धर्म के खिलाफ लड़ना नहीं बल्कि गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना है। गुलाम नबी आजाद से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उनका बयान यह भी सामने आया, महंगाई को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा सरकार सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर रही। 27वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका कहना था जन विरोधी कदम उठाया जा रहा है। आज ईंधन, सब्जी, दालों समेत कई सामानों के दाम बढ़े हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में घरेलू गैस सिर्फ 400 रुपए में मिलती थी, लेकिन आज गैस 3 गुने दाम पर मिल रहे हैं। अब 28वीं बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से व्यापार वाले बयान को कांग्रेस के ही मनीष तिवारी ने गलत करार दिया है। मनीष तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, जब तक पाकिस्तानी आतंकी भेजना बंद नहीं करते तब तक व्यापार की बात बेकार है। हाल ही में सिद्धू ने कहा था, पाकिस्तान में मित्रता बढ़ती है तो व्यापार भी बढ़ेगा। अब आइए 29वीं बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने जन स्वास्थ्य आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मेले के जरिए अमेठी के 1500 से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाया गया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। कहा, इस मेले से काफी लोगों को फायदा पहुंचेगा। 30वीं बड़ी खबर 4 बजे की, यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से माहौल गर्मा गया। 6 दिसंबर को जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगाई। मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। पूरे इलाके को 3 जोन्स में बांटा गया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में 4 अलग अलग FIR भी दर्ज की गई है। अब अगली बड़ी खबर 31वीं, रूसी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कल भारत के दौरे पर आएंगे। दोनों ही विदेश मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर को द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय की वार्ता होगी। इसमें दोनों देशों के समकक्ष रक्षा और विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों ही देशों के बीच 10 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। इस खबर पर बड़ी नजर रहने वाली है अपडेट सबसे पहले न्यूज 24 पर। अब अगली बड़ी खबर 32वीं, अटल टनल के अंदर एक पर्यटक वाहन अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराया। ड्राइवर समेत 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। जिस वक्त हादसा हुआ, पर्यटक वाहन मनाली से लाहुल की ओर जा रहा था। मनाली पुलिस ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर पर 13,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, शराबबंदी से जुड़ी। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में विधानसभा परिसर के बाद सरकारी दफ्तर की तिजोरी में शराब मिली है। यह ताजा मामला सहरसा का है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप को लेकर शराब बरामद की गई। तिजोरी से शराब की 44 बोतलें पुलिस ने बरामद की। आपको बता दें कि शराब की बोतलें जिस तिजोरी में सोना चांदी गहने रखे जाते हैं वहां से बरामद की गई। अब अगली बड़ी खबर 34वीं, दिल्ली से जुड़ी। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। धौला कुआं और RK-पुरम में धुंध की वजह से ट्रैफिक धीमा रहा। तमाम एक्शन के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 300 के पार। दिल्ली NCR में 7 दिसंबर के बाद प्रदूषण में सुधार होने की हालांकि उम्मीद व्यक्त की गई है। अगली बड़ी खबर 4 बजे की, कमजोर पड़ा है चक्रवाती तूफान जवाद। 35वीं खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा के पुरी पहुंचने से पहले चक्रवाती तूफान जवाद का असर दिखने लगा। पुरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग की माने तो तूफान के कमजोर पड़ने से नुकसान और तबाही कम होने की उम्मीद है। हालांकि IMD ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जवाद तूफान से ही जुड़ी।
भारी असर देखने को मिल रहा है अभी तक। पश्चिम बंगाल के दीघा के तटीय क्षेत्र की बात करें, हवाएं तेज हैं यहां पर, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती दबाव के कारण दीघा का समुद्र उबड़ खाबड़ हो गया है। हालात को देखते हुए बंगाल ने तटीय इलाकों में हजारों लोगों को यहां से बाहर निकाला है। राहत और बचाव कार्य के लिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत पूर्वी राज्यों में एनडीआरएफ तैनात है। 64 टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। अगली बड़ी खबर पर नजर महाराष्ट्र से, जहां पर अहमदनगर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। बताया जा रहा है श्रीरामपुर इलाके में तेंदुआ रहायशी इलाके में एक आदमी के घर में घुस गया। तेंदुए की खबर मिलते ही इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली। जब तेंदुए को घर से बाहर निकाला गया, तेंदुए ने भीड़ पर हमला कर दिया। हमले में 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को अपने कब्जे में लिया। 38वीं बड़ी खबर अब 4 बजे की। लखनऊ में मामूली बात पर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। पारा थाना क्षेत्र के जलालपुर चौकी का यह मामला है। बताया जा रहा है 2 पक्षों में मामूली बात पर जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष कानूनी सहायता नहीं मिलने से नाराज था। नाराज लोगों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की। 39वीं बड़ी खबर, वरिष्ठ पत्रकार और पद्म सम्मान से सम्मानित देश के जाने माने दिग्गज विनोद दुआ आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां देश के जाने माने लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अब 4 बजे की 40वीं आखिरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, द्रास और करगिल में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में घाटी आ गई। घाटी में हुई बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। तो 4 बजे की 40 बड़ी खबरों में वक्त अब एक छोटी सी ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।